ओके गाइस, ये वीडियो हो गई है अपनी 50 मिनट्स के अराउंड की। ठीक है, और ये वीडियो का शूट हो चुका है। शूट के बाद मैं इनिशियल पार्ट को थोड़ा सा दोबारा से रीशूट करना चाहता हूँ। ये वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक लिया गया है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो की टॉपिक को देखेंगे आप तो इस वीडियो में हमने राइटिंग के बारे में समझाया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझाया, टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझाया, टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया और क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है टेक्निकल राइटिंग को लिखने में, ये समझाया। तो इनमें जो भी टॉपिक है यहाँ से वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से लेकर इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं इंट्रो पे छोड़ देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज ऑन टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली इस वीडियो में हम टेक्निकल राइटिंग के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे इस कोर्स का पहला वीडियो है और बेसिकली ये जो कोर्स है वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टेड है, या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो लोग भी बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ये सब्जेक्ट इजी है तो स्टूडेंट्स कई बार इसे इग्नोर करते हैं। बट आप इग्नोर नहीं करें, आप कम से कम टाइम देकर इसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने चैनल से। तो चलिए बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। ओके, तो सबसे पहले पेज में लिखा है टेक्निकल राइटिंग बेसिक स्किल टू किक स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर। मतलब प्रोफेशनल करियर में ये टेक्निकल राइटिंग काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ये बता रखा है यहाँ पे। तो अपने लेसन का आउटलाइन कैसे होने वाला है एक बार उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ राइटिंग, राइटिंग क्या होता है। देन फिर हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को जानेंगे। देन फिर टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स को जानेंगे। फॉर्म्स एंड टाइप्स में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे, है ना। कई बार हम लोग फॉर्म्स या टाइप्स एक ही कंटेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे डिफरेंस रह जाता है इसको भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेक्निकल राइटिंग कहते किसको हैं। देन फिर हम लोग जानेंगे कि टेक्निकल राइटिंग का एट्रीब्यूट्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। और लास्ट में जानेंगे इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग, मतलब टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, इसको देखेंगे सबसे लास्ट में। ये जितने भी सब टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है कहीं ना कहीं, है ना। कहाँ से, वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से लेके नीचे का जितना भी सब टॉपिक है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दबाजी नहीं करें, वीडियो को आराम से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। ओके, सबसे पहला स्लाइड में दे रखा है थिंक अबाउट अ प्रोफेशनल पर्सन एंड अ नॉर्मल पर्सन। मान लीजिए दो पर्सन है, एक प्रोफेशनल है और एक नॉर्मल पर्सन है। प्रोफेशनल से हम क्या समझते हैं, मतलब कोई पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, और कोई एक नॉर्मल जनरल पर्सन जो कि कहीं वर्क नहीं कर रहा है, इससे हम ये समझते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कैन दे बोथ अंडरस्टैंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन अप टू द सेम लेवल। मतलब मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है और कोई एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, तो क्या जो इंस्ट्रक्शन इंजीनियर को दिया जाएगा वही इंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल पर्सन को दिया जाएगा, तो क्या वो नॉर्मल पर्सन इंजीनियर के लेवल का अंडरस्टैंडिंग रखता है उस कंटेक्स्ट में? तो ऑब्वियस आंसर है नहीं रखता है ना। तो यहीं पे आती है टेक्निकल राइटिंग की यूज़, है ना। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली प्रोफेशनल्स को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या फिर चीज़ों को ईजिली समझने में हेल्प करते हैं टेक्निकल राइटिंग। ओके, टेक्निकल राइटिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइटिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा है राइटिंग इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ रिटेन लैंग्वेज। मतलब रिटेन लैंग्वेज का यूज करके थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस करने का तरीका को हम लोग राइटिंग बोल सकते हैं। काफ़ी ईजी है, समझ में भी आ गया होगा। आगे लिखा है इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस टू कन्वे अ मैसेज टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। मतलब इसमें क्या होता है, वर्ड्स को हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो एक सेंटेंस फॉर्म करे और फाइनली एक मैसेज किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस को कन्वे करे। तो राइटिंग यही है, ठीक है।
अलग अलग फॉर्म्स क्या हो सकता है राइटिंग का, वो आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे, है ना। एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, बायोग्राफी, मेमोइड, कॉपी राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग। These are the various forms of writing. Okay, so let's move forward. अब हम लोग देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को, है ना। थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग क्या हो सकता है, फिक्शनल राइटिंग हो सकता है, नॉन फिक्शनल राइटिंग हो सकता है, पोएट्री हो सकता है। फिक्शनल राइटिंग में क्या होता है, फिक्शनल राइटिंग में इंक्लूड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड फ्लैश फिक्शन। मतलब फिक्शनल राइटिंग में क्या क्या आ सकते हैं, नॉवेल्स जो होते हैं वो फिक्शनल राइटिंग में आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज फिक्शनल राइटिंग में आते हैं, और फ्लैश फिक्शन जो है वो फिक्शनल राइटिंग में आता है। फिक्शनल मतलब काल्पनिक राइटिंग, है ना। नॉन फिक्शनल राइटिंग में क्या आ जाएगा, जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो आ जाएगा नॉन फिक्शनल राइटिंग में। जैसे एस्से हो गया, आर्टिकल्स हो गया, बायोग्राफी हो गया, मेमोइड हो गया, है ना। ये सब नॉन फिक्शनल राइटिंग का एग्जाम्पल है। देन फिर अपना आता है पोएट्री। पोएट्री में इंक्लूड सोनेट्स, हेक्यूज, फ्री वर्स एंड लिमेडिक्स। ठीक है, मतलब पोएट्री में क्या क्या आ सकते हैं, सोनेट्स आ सकते हैं, हेक्यूज आ सकते हैं, फ्री वर्स आ सकते हैं एंड लिमेडिक्स आ सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हो गए, है ना। और भी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो है अपना ड्रामा। ड्रामा राइटिंग में इंक्लूड्स प्लेज एंड स्क्रीन प्ले, है ना। बेसिकली ड्रामा में प्ले होता है और स्क्रीन प्ले होता है। ड्रामा बेसिकली आप कभी कॉलेज लेवल पे देखे होंगे, तो प्ले होता है। प्ले मतलब कि एक स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है, उसी को हम लोग प्ले बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उसको बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं तो उसको स्क्रीन प्ले बोल सकते हैं, है ना। देन फिर आता है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग में क्या क्या आ सकता है, बिजनेस राइटिंग इंक्लूड्स ईमेल्स, मेमोज एंड प्रोपोजल्स। बिजनेस राइटिंग में ईमेल्स आ सकता है, मेमोज आ सकता है और प्रोपोजल्स आ सकता है। सिमिलरली अपना आता है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या आ सकता है, रिसर्च पेपर आ सकता है, थेसिस आ सकता है, डिसर्टेशन आ सकता है। रिसर्च पेपर मतलब किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करके उसका क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर डिटेल्स एंड गाइडलाइंस जो भी आप एक कंक्लूजन तक पहुँचे हैं उसको पब्लिश करवाना रिसर्च पेपर में आता है ना। थेसिस मतलब रिसर्च पेपर के बेसिस पे आप क्या रिजल्ट निकाल के आए हैं, उसके बेसिस पे कोई एक नया अगर आप अपना थ्योरी दे सकते हो तो उसको थेसिस बोल सकते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह डिसर्टेशन ये है एकेडमिक राइटिंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में क्या क्या आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड अदर मार्केटिंग मटेरियल्स। एडवर्टाइजमेंट कई बार आप लोग देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारी कुछ लिखी रहती हैं, ठीक है, तो वो कॉपी राइटिंग का एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट इन सब पे जाते हैं तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, जैसे आयरन ले रहे हैं तो आयरन के बारे में वहाँ पे लिखा रहता है कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, आयरन का फीचर दे रखा होता है, ये सब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आता है कहीं ना कहीं। और दूसरा कोई भी मार्केटिंग मटेरियल है वो भी कॉपी राइटिंग का ही पार्ट कहलाता है, ठीक है। देन फिर आता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग इंक्लूड्स स्पीचेस फॉर पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। देन सबसे अपना एंड में आता है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या आ सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, यूज़र मैनुअल आ सकता है, इंस्ट्रक्शन आता है, वाइट पेपर आ सकता है, प्रोसीजर आता है, साइंटिफिक पेपर्स आता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आता है, ठीक है। तो ये सारा है एग्जाम्पल टेक्निकल राइटिंग का। घबराइए मत, इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, आगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या था वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में सबसे पहले अपना था फिक्शनल राइटिंग, देन फिर नॉन फिक्शनल, देन फिर पोएट्री, देन फिर ड्रामा, देन फिर बिजनेस राइटिंग, देन एकेडमिक राइटिंग, देन कॉपी राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड फाइनली टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हो गए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग समझते हैं फॉर्म्स एंड टाइप में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा है इन जनरल द टर्म फॉर्म्स एंड टाइप्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली टू रेफर द डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस ऑफ समथिंग। मतलब जनरली फॉर्म्स एंड टाइप्स को सेम ही माना जाता है ना, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करके भी यूज़ करा जा सकता है। लेकिन देयर कैन बी सब्टल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टर्म्स, मतलब कि इन दोनों टर्म्स के बीच में डिस्टिंक्शन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। अगर कंटेक्स्ट वेरी कर जाए तो इनमें डिफरेंस आ सकता है। जैसे देखिए, फॉर्म्स
टिपिकली refers to the various ways in which something can be manifested or represented। मतलब कि किसी भी चीज़ को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इट ऑफन इम्प्लाइज अ मोर फ्लेक्सिबल और फ्लूइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है ना। हम लोग जनरलाइज्ड बेसिस पे बात करते हैं फॉर्म्स में, वेयर द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स मे नॉट बी रिजिड, मतलब कि ये कहीं ना कहीं उतना स्पेसिफिक नहीं होता जितना कि टाइप्स में स्पेसिफिकेशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, in the context of technical writing, forms might refer to the different formats or structures of document, such as report, manuals, proposals and specifications। जैसे कि अगर आप टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो फॉर्म्स में मतलब राइटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट में क्या क्या आ सकता है, रिपोर्ट आ सकता है, मैनुअल्स आ सकता है, प्रोपोजल्स आ सकता है और स्पेसिफिकेशंस आ सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, टाइप्स जनरली सजेस्ट डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड कैटेगरीज, मतलब कि अलग अलग वेल डिफाइंड कैटेगरी को ये डिनोट करता है। जहाँ पे फॉर्म क्या था उतना स्पेसिफिक नहीं था, है ना, उतना रिजिड नहीं था कहीं ना कहीं। टाइप क्या होता है, काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है जब किसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। इट ऑफन इम्प्लाइज अ मोर स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिलिनिएटेड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये मोर स्पेसिफिक हो जाता है कभी भी, है ना, दैट डिफाइंस ईच टाइप। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, टाइप्स माइट रेफर टू स्पेसिफिक जनरस और styles of writing such as user manuals, white papers, procedures and so on। मतलब कि टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो टेक्निकल राइटिंग के टाइप में अलग अलग क्या आ सकता है, यूज़र मैनुअल आ सकता है, वाइट पेपर आ सकता है और प्रोसीजर्स आ सकता है ना। आगे क्या लिखा है, इन मेनी केसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म्स एंड टाइप्स में बी सबटल एंड द टर्म्स में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब कि फॉर्म्स एंड टाइप को कई बार सेम ही समझ के यूज़ करा जा सकता है ना। लेकिन अगर आप ये तो ब्रॉडर बेसिस पे देखें तो ये था, लेकिन जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो टाइप जो होता है वो अपना कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत कम रेंज के लिए होता है, और फॉर्म जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है फॉर्म्स और टाइप्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस था उसको आप समझे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग तो हमने देख लिया है ना, जैसे फिक्शनल राइटिंग था, नॉन फिक्शनल राइटिंग था, और भी अलग अलग कॉपी राइटिंग था, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ राइटिंग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ राइटिंग में क्या है, सबसे पहला है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग में क्या है, नैरेटिव राइटिंग स्टाइल टेल्स अ स्टोरी विथ कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड प्लॉट्स। मतलब कि नैरेटिव राइटिंग में क्या होता है, एक स्टोरी को हम लोग कैरेक्टर, इवेंट एंड प्लॉट्स के बेसिस पे नरेट करते हैं या फिर बताते हैं। इट कैन बी फाउंड इन फिक्शन, पोएट्री, बायोग्राफी एंड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, मेमोर्स एंड पर्सनल एसेज। मतलब कि नैरेटिव राइटिंग है वो फिक्शन में पाया जा सकता है, पोएट्री में पाया जा सकता है, बायोग्राफी में पाया जा सकता है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज में पाया जा सकता है, मेमोर्स में पाया जाता है, एंड पर्सनल एसेज में भी कई बार नैरेटिव राइटिंग पाया जा सकता है ना। बेसिकली नैरेटिव राइटिंग में हम लोग नैरेट करते हैं, है ना, बताते हैं किसी भी स्टोरी को, है ना, इवेंट पे बेस्ड और कैरेक्टर्स पे बेस्ड। नेक्स्ट है अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसमें क्या होता है, दिस स्टाइल एम्स टू क्रिएट अ विविड पिक्चर इन रीडर्स माइंड बाय यूजिंग सेंसरी डिटेल्स एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। बेसिकली ये क्या करता है कि पिक्चर्स का यूज़ करके या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ करके डिस्क्राइब करके किसी भी चीज़ को डिटेल में जाके बताता है, तो ये आता है अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग, ट्रेवल राइटिंग एंड सर्टेन टाइप ऑफ लिटरेचर। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ हो सकता है, ट्रेवल राइटिंग में यूज़ हो सकता है, और सर्टेन टाइप ऑफ लिटरेचर में यूज़ होता है, जहाँ पे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर एक चीज़ को अंदर से अंदर जाकर समझना इंपॉर्टेंट होता है, वो आ जाता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टाइप में, है ना। अभी तक हम लोगों ने नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखा, अब हम लोग देखते हैं परसुएसिव राइटिंग, है ना। इसमें क्या है, दिस स्टाइल इज फोकस्ड ऑन कन्विंसिंग द रीडर टू एग्री विथ ऑथर्स व्यू पॉइंट और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब कि इस राइटिंग स्टाइल में जो ऑथर होते हैं वो रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने व्यू पॉइंट से, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, ओपिनियन पीसेज एंड आर्गुमेंटेटिव एसेज, है ना। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट में वो अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, है ना, वो आपको मनवाना चाहते हैं कि ये चीज़ सही है कहीं ना कहीं। या फिर ओपिनियन पीसेज में भी यूज़ होता है परसुएसिव राइटिंग,
और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी यूज़ होता है। मतलब आर्गुमेंटेटिव ऐसे मतलब जहाँ पे ऑथर का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। तो ये था परसुएसिव राइटिंग। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या आता है, दिस स्टाइल इज यूज टू एक्सप्लेन, इन्फॉर्म और डिस्क्राइब अ टॉपिक इन अ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब कि किसी भी चीज़ को क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में एक्सप्लेन करता है अपना एक्सपोजिटरी राइटिंग, है ना। इट इज़ ऑफन फाउंड इन टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशनल एसे। टेक्स्ट बुक या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर इंफॉर्मेशनल एसे, इनमें क्या होता है, चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कहीं ना कहीं। मतलब चीज़ों को घुमा घुमा के नहीं दिया होता है, मतलब जो भी बोलना चाहता है वो कम से कम लाइंस में उसको क्लियर करता है ताकि लोगों को बोरियत ना फील हो और उनका टाइम सेव हो सके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने नैरेटिव राइटिंग स्टाइल पढ़ लिया, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, देन फिर हम लोग परसुएसिव पढ़ लिए हैं, एक्सपोजिटरी भी पढ़ लिए हैं। अब आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पे। क्रिएटिव राइटिंग में क्या है, दिस स्टाइल इनकम्पोसेस अ वाइड रेंज ऑफ इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव राइटिंग इंक्लूडिंग पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स एंड प्लेज। मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या है कि अलग अलग कैरेक्टर्स का यूज हो सकता है ताकि आपसे इमेजिन करवा के, है ना, चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सके। मतलब कि वो हो सकता है कि रियल फैक्ट पे बेस हो या नहीं भी हो सकता है ना, जनरली नहीं ही होगा, ताकि एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपके सामने क्रिएट किया जा सकता है क्रिएटिव राइटिंग में या क्रिएटिव राइटिंग का यूज़ करके। देन फिर अपना आता है फाइनली टेक्निकल राइटिंग। दिस राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली क्लियर एंड कंसाइज वे में लिखा जाता है। क्लियर मतलब कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और छोटा से छोटा होता है। दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ओके, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्लियर और कंसाइज मैनर में प्रोवाइड करता है अपना टेक्निकल राइटिंग। इट इज़ कॉमनली यूज इन यूजर मैनुअल्स, रिपोर्ट्स एंड साइंटिफिक पेपर्स। ठीक है, यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ राइटिंग को समझा है। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में क्या होता था, फिक्शनल राइटिंग होता था, नॉन फिक्शनल राइटिंग होता था, पोएट्री होता था एंड अदर फॉर्म्स होता था। ठीक है, टाइप्स ऑफ राइटिंग में क्या क्या था, अपना नैरेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, एक्सपोजिटरी था, परसुएसिव था, क्रिएटिव था, टेक्निकल था। और एक हो सकता है अपना जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग किसको बोलते हैं, बेसिकली जब भी हम एक ह्यूज ऑडियंस बेस को टारगेट करते हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी इंटरेस्ट पे, तो उसको हम जनरल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ राइटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही जो चीज़ थी, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग या टाइप्स ऑफ राइटिंग, ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या सब टॉपिक पे। अब आते हैं प्रॉपरली टेक्निकल राइटिंग पे। अभी तक आप लोग राइटिंग क्या होता है ये समझ गए होंगे, अलग अलग फॉर्म्स क्या है राइटिंग के ये समझ गए होंगे, और टाइप्स क्या है राइटिंग के ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं टेक्निकल राइटिंग पे। देन अपना टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। मतलब टेक्निकल राइटिंग किसको बोलते हैं और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टेक्निकल राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कन्वेज टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। मतलब कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन को क्लियर एंड कंसाइज मैनर में अपना टेक्निकल राइटिंग एक्सप्रेस करता है या बताता है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग। मतलब टेक्निकल राइटिंग एक राइटिंग का फॉर्म है डेट कम्युनिकेट्स कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को क्लियर और कंसाइज मैनर में अपना टेक्निकल राइटिंग बताता है ना। क्लियर मतलब कि किसी भी टॉपिक पे एकदम ही क्लियरिटी होना चाहिए, और कंसाइज मतलब ब्रीफ, है ना, छोटे से छोटे में इंफॉर्मेशन को वो कन्वे कर दे रहा है, इसी को हम लोग कंसाइज बोलते हैं। आगे लिखा है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड बिजनेस टू कन्वे टेक्निकल कंसेप्ट। बेसिकली ये इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस फील्ड में, या फिर टेक्नोलॉजी फील्ड में, या फिर मेडिकल फील्ड में, या फिर बिजनेस फील्ड में यूज किया जा सकता है। किस चीज़ के लिए, टेक्निकल कंसेप्ट को, प्रोसीजर्स को, इंस्ट्रक्शन को, और भी अदर कोई इंस्ट्रक्शन हो तो उनको पहुंचाने के लिए। किनके पास, तो किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस के पास। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग में अगर हम लोग कोई टेक्निकल राइटिंग की बात करें
कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो इंजीनियर्स के लिए ही बना होगा कहीं ना कहीं, है ना। उसी तरह साइंस के लिए बात करें तो अगर ब्रॉडर ऑडियंस की बात नहीं करें, स्पेसिफिक बात करें, तो साइंस के लिए जो भी टेक्निकल राइटिंग बनेगा वो जनरली रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट के लिए बन सकता है ना। इसी तरह टेक्नोलॉजी के लिए जो भी टेक्निकल राइटिंग बनेगा वो हो सकता है टेक इंथुजियास्ट्स के लिए बन बन सकता है। तो ये थे अपने थोड़े से इंट्रो टेक्निकल राइटिंग के। तो उम्मीद है व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। एट्रीब्यूट्स को आप फीचर्स भी बोल सकते हैं, मतलब टेक्निकल राइटिंग के फीचर्स क्या क्या है। दो फीचर्स तो यहीं पे आपको दिख गया। सबसे पहला कि वो कंसाइज होता है, मतलब ब्रीफ होता है, और दूसरा क्लियर होता है काफ़ी, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बताया जाता है वहाँ पे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा जाता है ना। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में सबसे पहला है क्लियरिटी। ऑब्वियसली टेक्निकल राइटिंग शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब टेक्निकल राइटिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तभी तो लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से समझ पाएंगे, है ना। एम्बिग्यूटी एंड वैग्यूनेस शुड बी अवॉइडेड टू इंश्योर दैट द मैसेज इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। एम्बिग्यूटी मतलब कोई भी दोहरा माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेके। वैग्यूनेस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सही से नहीं पता चलना, इसको हम लोग वैग्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को अवॉइड करना है, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं आना चाहिए और वैग्यूनेस नहीं आना चाहिए जब भी हम लोग टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हैं हो तो, ठीक है। सेकेंड है एक्यूरेसी, मतलब जितना एक्यूरेट होगा टेक्निकल राइटिंग या टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, उतना बेटर होगा अपने लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन उतना अच्छे से कन्वे हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल राइटिंग मस्ट बी फैक्चुअली एक्यूरेट, मतलब वो फैक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए टेक्निकल राइटिंग। प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब प्रिसाइज मतलब एकदम ही टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। इट शुड बी बेस्ड ऑन थ्रू रिसर्च एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी, मतलब ये रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए ताकि जो भी हम लोग डेटा बता रहे हैं उसका क्रेडिबिलिटी बना रहे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में अभी तक दो फीचर्स पढ़े हम लोगों ने, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। तीसरा फीचर है ऑडियंस अवेयरनेस। इसमें क्या है, टेक्निकल राइटिंग इज टेलर्ड टू द नीड्स एंड नॉलेज लेवल ऑफ इट्स इंटेंडेड ऑडियंस वेदर दे आर मैनेजरियल और जनरल रीडर्स। बेसिकली ये जो टेक्निकल राइटिंग है उसको ऑडियंस के बेसिस पे लिखा जाता है, मतलब ये सबसे पहले केयर किया जाता है कि किस ऑडियंस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है या राइटिंग है वो लिखा जा रहा है। राइटर्स शुड कंसिडर द बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टाइज ऑफ रीडर्स व्हेन प्रेजेंटिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से पहले जो भी अपने ऑडियंस है या रीडर्स है उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो उसको तो आप कोई भी टेक्निकल राइटिंग या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देंगे तो उन्हें समझ में आएगा, लेकिन वही सेम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप जनरल ऑडियंस, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल वर्कर है ना, जो कि नॉर्मल कोई वर्क कर रहा है, तो उसे अगर आप सेम टेक्निकल चीज़ जो इंजीनियर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने अगर वो प्रेजेंट करेंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा, या आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्साइजनेस। कंसाइज मतलब ब्रीफली लिखना, है ना। टेक्निकल राइटिंग जो होता है वो ब्रीफ होता है, कम से कम लाइन्स या कम से कम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है लिखने के लिए, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने चार फीचर पढ़ लिया। पहला क्या था, क्लियरिटी, देन था एक्यूरेसी, देन था ऑडियंस अवेयरनेस, देन था कंसाइजनेस। अगला है यूज ऑफ विजुअल्स। यूज ऑफ विजुअल्स मतलब टेक्निकल राइटिंग में हम लोग विजुअल्स का यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें तो ऑडियंस बोर हो जाते हैं, तो उनको बोरियत से बचाने के लिए हम लोग विजुअल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है टेक्निकल राइटिंग का, मतलब कि विजुअल्स का यूज़ करना भी एक फीचर है टेक्निकल राइटिंग का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी अपना टेक्निकल राइटिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, है ना। तो टेक्निकल राइटिंग काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये भी एक उसका फीचर है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो भी अपना टेक्निकल राइटिंग का डॉक्यूमेंट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक
ऑब्जेक्टिव या फिर एम पे फोकस्ड होता है। ठीक है, तो उम्मीद है जितने भी एट्रीब्यूट्स थे टेक्निकल राइटिंग के वो आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला क्या है, क्लैरिटी, है ना। देन फिर कंसाइजनेस, यूज ऑफ विजुअल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, है ना। और क्या था, ऑडियंस अवेयरनेस हो गया, एक्यूरेसी हो गया। तो उम्मीद है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग पे। तो टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से जो कॉमन टाइप्स है उसको हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहला यूज़र मैनुअल्स एंड गाइड्स। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी नया फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं या फिर बहुत सारे, इवन आप मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैनुअल्स लिखा होता है, मतलब उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसी को हम लोग यूज़र मैनुअल्स या गाइड्स बोलते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल राइटिंग का टाइप है। नेक्स्ट है टेक्निकल रिपोर्ट। इसमें क्या आता है, प्रेजेंट्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च फाइंडिंग्स और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ऑफन फॉलोइंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। बेसिकली टेक्निकल रिपोर्ट में किसी भी एक्सपेरिमेंट पे या फिर रिसर्च के फाइंडिंग पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दिया होता है। नेक्स्ट है अपना प्रपोजल। प्रपोजल में क्या है, टेक्निकल राइटिंग इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट प्रपोजल्स फॉर प्रोजेक्ट्स, रिसर्च ग्रांट्स और बिजनेस इनिशिएटिव्स। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च के लिए जब भी हम परमिशन लेने जाते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस इनिशिएटिव के लिए जब भी हम किसी के सामने डील रखने जाते हैं, तो उसे हम प्रपोजल बोलते हैं, मतलब प्रपोज करना, किसी को बताना, है ना। These documents outline the objectives, methodology and budget of the proposed endeavors, है ना। इससे क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप खड़ा करने जा रहे हैं, जैसे आजकल, सॉरी, बिजनेस, आजकल बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो बेसिकली कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसका एक एम होता है ना। देन फिर उसका मेथोडोलॉजी होता है, मतलब किस मेथड से वो वर्क करेगा कंपनी। देन फिर उसका कुछ एस्टिमेटेड बजट होता है। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फंड चाहिए होता है, तो हम लोग फंड रेज करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो उन्हें हम बताएंगे सबसे पहले कि हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी कैसे वर्क करता है हमारे कंपनी में, और बजट क्या है, कितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आती है तो फाइनली वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं फंड कहीं ना कहीं। तो इसी को हम लोग प्रपोजल कह सकते हैं बिजनेस के टर्म में। सिमिलरली रिसर्च ग्रांट के टर्म में आप समझना चाहें तो रिसर्च के लिए कई बार साइंटिस्ट गवर्नमेंट के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं कि अगर हम इस चीज़ पे रिसर्च करें, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए बनाना ट्री पे रिसर्च करें, रिसर्च करके कोई प्रॉफिटेबल चीज़ या फिर कोई फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल चीज़ आप बना सकते हैं, कोई साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हो सकता है उन्हें कुछ फंड दे दे ताकि वो अपने चीज़ों को या फिर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। तो ये प्रपोजल में आता है, इसी को हम लोग प्रपोजल बोल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा यूज़र मैनुअल, टेक्निकल रिपोर्ट और प्रपोजल जो है वो टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग है। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में आता है वाइट पेपर, है ना। नेक्स्ट टाइप में आता है वाइट पेपर। वाइट पेपर क्या है, वाइट पेपर्स आर ऑथोरेटिव रिपोर्ट्स और गाइड्स दैट प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब वाइट पेपर क्या करता है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, ऑफन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेज। मतलब टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री ट्रेंड्स या फिर किसी भी चीज़ को कैसे सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इस पे बात करता है वाइट पेपर। ठीक है, इन डिटेल। नेक्स्ट है अपना प्रोसीजर मैनुअल। प्रोसीजर मैनुअल में क्या आता है, टेक्निकल राइटर्स क्रिएट प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। मतलब किसी भी टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो होता है उसी को हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लैब में जाते होंगे तो प्रोसीजर लिखते हैं ना वहाँ पे, कैसे कैसे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को किए हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टास्क को करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग प्रोसीजर मैनुअल में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का फीचर को हम लोग स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का अलग अलग फीचर हो सकता है ना, तो उनको हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये भी टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग है।
नेक्स्ट टाइप है अपना बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में क्या आता है, आउटलाइंस द गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल डिटेल ऑफ ए बिजनेस वेंचर। बेसिकली बिजनेस प्लान में क्या होता है, बिजनेस का गोल रहता है, कैसे कैसे वो बिजनेस ग्रो करेगा, उसका स्ट्रेटजी रहता है और फाइनेंशियल डिटेल रहता है बिजनेस वेंचर का। नेक्स्ट है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज एंड इंटीग्रेट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, वो होता है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मटेरियल। इसमें क्या आता है, टेक्निकल राइटिंग इज यूज टू डेवलप ट्रेनिंग मैनुअल्स, ई लर्निंग मॉड्यूल्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स टू एजुकेट यूजर्स अबाउट अ पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेज। मतलब यूजर्स को किसी भी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या प्रोसेस के बारे में बताना, ट्रेन करना, उसी को हम लोग ट्रेनिंग मटेरियल में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, तो लैपटॉप को कैसे यूज़ करना है, वो लैपटॉप जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मटेरियल में आता है। ठीक है, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या था, यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, प्रोपोजल्स, वाइट पेपर्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, स्पेसिफिकेशंस, बिजनेस प्लान्स, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स। ये सारे थे टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। अब हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। सबसे पहला बेनिफिट है क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जो भी टेक्निकल राइटिंग होता है वो इस वे में प्रेजेंटेड होता है ताकि वो एकदम ही क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि जो भी अपना टेक्निकल राइटिंग है वो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब यूज़र को आसानी से समझ में आए कहीं ना कहीं, है ना। या फिर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी प्रोसेस अगर उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट में है तो उन्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मिसकम्युनिकेशन। इसमें क्या, बाय प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टेक्निकल राइटिंग रिड्यूसेस द चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। बेसिकली टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, प्रिसाइज होता है और एक्यूरेट होता है, जिसकी वजह से जो चांसेज है मिसकम्युनिकेशन के वो कम हो जाते हैं, एरर्स के चांसेज है वो कम हो जाते हैं, कन्फ्यूजन के जो चांसेज है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे हैं बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। और भी बेनिफिट्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, इट प्रोमोट्स कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग दैट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस वेरियस डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है वो यूनिफॉर्मली अच्छे से लिखा गया हो, इसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। वेल रिटेन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन सेव्स टाइम फॉर बोथ राइटर्स एंड रीडर्स। अगर कोई भी टेक्निकल राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, मैसेज जो भी है उस राइटिंग में वो अच्छे से लिखा गया राइटर के द्वारा, तो वो दोनों ही राइटर और रीडर के टाइम को कहीं ना कहीं सेव करेगा, है ना। टाइम के अलावा कॉस्ट को भी वो सेव करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसमें किसी भी टास्क को करना है तो उसका जो भी करने का तरीका है वो अच्छे से अगर पहले से बताया होगा तो कहीं न कहीं जो इंजीनियर्स उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे या जो भी प्रोफेशनल उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उनको आसानी से अगर वो समझ में आ गया तो कहीं न कहीं वहाँ पे टाइम भी बच सकती है चीज़ों को करने में और कॉस्ट भी सेव किया जा सकता है। उसी चीज़ को अगर अच्छे से नहीं लिखा गया होगा, अगर उसमें एम्बिग्यूइटी होगी कोई भी, तो टाइम एंड कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। ठीक है? तो टेक्निकल राइटिंग क्या करता है, टाइम एंड कॉस्ट को भी सेव करता है। नेक्स्ट है कंप्रिहेंसिव एंड लीगल सपोर्ट। टेक्निकल राइटिंग इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज विथ specific regulation, ensuring that documentation complies with legal requirement and industry standard। मतलब टेक्निकल राइटिंग इस तरीके से लिखा जाता है ताकि वो किसी भी इंडस्ट्री में उसके लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और वो जितने भी गवर्नमेंट रूल्स है या फिर रेगुलेशन है उनको सपोर्ट करते हुए, केयर करते हुए लिखा जाता है किसी भी टेक्निकल राइटिंग को। नेक्स्ट है इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Good technical writing aids in troubleshooting and problem solving by providing clear instruction and explanation। Obviously किसी भी टेक्निकल राइटिंग वाले डॉक्यूमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी क्लियर होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो कहीं ना कहीं इन्हांस हो जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। हेल्पिंग यूजर्स ओवरकम चैलेंजेस इफेक्टिवली। अगर वो यूज़र के लिए लिखा गया टेक्निकल डॉक्यूमेंट या टेक्निकल राइटिंग तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्हांस करता है। तो ये सारे थे बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। कौन कौन से थे, क्लैरिटी,
यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन, रिड्यूस्ड मिसकम्युनिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, कंप्लियंसेज एंड लीगल सपोर्ट एंड इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग। इम्पेडिमेंट्स मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, डिफ़िकल्टीज, मतलब टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है उसे जानते हैं अब हम लोग। ये जितने भी सब टॉपिक है जैसे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हो गया, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो गया, देन फिर बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो गया, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हो गया, ये सारे प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइटली ना लें, आप हर टॉपिक को टाइम देकर पढ़ें ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और इसे दिमाग में रखना है तो आप चीज़ों को लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। इसीलिए आप वीडियो को अगर आप इंटू टू के भी स्पीड पे देख रहे हैं तो आप चीज़ों को लिख ले कॉपी, ताकि आपके ब्रेन में वो लॉन्ग टाइम तक रह पाए, है ना, एटलीस्ट एग्जाम तक तो रह ही पाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इम्पेडिमेंट्स टू टेक्निकल राइटिंग, मतलब टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है इसको जानते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या है, टेक्निकल राइटिंग ऑफन deals with complex and specialized topics which can be challenging to understand and communicate effectively। देखिए, टेक्निकल राइटिंग क्यों लिखा जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर वो अच्छे से नहीं लिखा गया तो फिर क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी स्टेप्स है चीज़ों को करने के लिए वो सारा क्लियर नहीं होगा कहीं ना कहीं, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, नॉलेज लेवल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस कैन हिंडर द क्रिएशन ऑफ क्लियर एंड रिलेवेंट टेक्निकल कंटेंट, ठीक है। अगर ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होगी, है ना, तो टेक्निकल राइटिंग सही तरीके से नहीं भी लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑडियंस है ना, कोई भी ऑडियंस है जैसे प्रोफेशनल लेवल का ऑडियंस है, और हम उसको उस लेवल का डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगी चीज़ें, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो भी लिखा गया डॉक्यूमेंट है उसको दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे वो प्रोफेशनल, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है जार्गन एंड टर्मिनोलॉजी, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी टर्म का बार बार यूज़ करना, इसको हम लोग जार्गन बोलते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड या कोई भी टर्म जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है उस डॉक्यूमेंट को, उसे हम जार्गन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ को यूज़ करना एक डॉक्यूमेंट में अनप्लीजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। Inadequate clarity, poor organization, or lack of structure can impede the reader's comprehension of technical documents। मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट अच्छे से स्ट्रक्चराइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ऑडियंस को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है या समझने में दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। इनसफिशिएंट यूज ऑफ विजुअल एड्स, डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर रीडर्स टू ग्रैस्प टेक्निकल कंसेप्ट। मतलब जब भी हम लोग टेक्निकल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो अगर हम विजुअल एड्स, डायग्राम्स, इलस्ट्रेशन का नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो बोरिंग बन जाए, थोड़ा कम समझ में आए, ऑडियंस का रिटेंशन कम रख पाए। इसीलिए हम लोग को विजुअली अपीलिंग बनाना पड़ता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, ताकि लोगों को समझ में भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना रहे, है ना। नेक्स्ट है रिवीजन एंड एडिटिंग। इनएडिक्वेट रिवीजन एंड एडिटिंग processes may lead to errors, inconsistencies और unclear explanation in technical document। मतलब अगर कोई भी टेक्निकल राइटिंग लिखा गया, उसको ढंग से दोबारा से रिवाइज नहीं किया गया, उसको एडिट नहीं किया गया ढंग से, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं उसको दोबारा से मिलाइएगा नहीं, तो हो सकता है उसमें एरर हो सकता है ना। तो अगर वो फर्स्ट ही कॉपी में चला जाता है ऑडियंस के पास, तो उसमें कोई एरर रह जाता है, तो वो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनके पास चले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस होती है टेक्निकल राइटिंग में। नेक्स्ट क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट। टाइट डेडलाइंस एंड टाइम प्रेशर कैन लिमिट द राइटर्स एबिलिटी टू थॉरोली रिसर्च, प्लान एंड क्राफ्ट हाई क्वालिटी टेक्निकल कंटेंट। मान लीजिए जो भी टेक्निकल राइटर है उसको कम से कम टाइम दिए किसी भी चीज़ को अच्छे से लिखने के लिए, तो हो सकता है कम से कम टाइम में चीज़ें मेसअप हो जाए, तो ये भी इम्पेडिमेंट टू टेक्निकल राइटिंग हो गया या डिफ़िकल्टी टू टेक्निकल राइटिंग हो गया। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड चैलेंजेस। इसमें क्या है, डिफिकल्टी इन कोलैबोरेटिंग विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स और अदर टीम मेंबर्स कैन हिंडर द गैदरिंग ऑफ एक्यूरेट एंड रिलेवेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए जो टेक्निकल राइटर है
उसे कोलैबोरेट करने के लिए बोला गया किसी भी मेंबर के साथ और उसके साथ उसका वाइब मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो ओपिनियन का मैच नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी टेक्निकल राइटिंग स्ट्रक्चराइज्ड करने में या स्ट्रक्चर्ड करने में। तो उम्मीद है जो भी डिफ़िकल्टी है टेक्निकल राइटिंग को लिखने में वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ओवरकमिंग दीज इम्पेडिमेंट्स रिक्वायर्स टेक्निकल राइटर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। मतलब जो भी टेक्निकल राइटर है उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे जो टेक्निकल राइटर लिख रहे हैं उसका डीप अंडरस्टैंडिंग उन्हें होना चाहिए। एंड अ कमिटमेंट टू क्लैरिटी एंड प्रिसीजन इन देयर राइटिंग, मतलब कि वो कमिटेड हो कि उनका राइटिंग जो है वो काफ़ी क्लियर हो और प्रिसाइज हो, कहीं ना कहीं टॉपिक से ही रिलेटेड हो, उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो उम्मीद है इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग समझे कि राइटिंग किसको बोलते हैं, देन फिर हम लोग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग समझे, फिर टाइप्स ऑफ राइटिंग समझे, फॉर्म्स एंड टाइप्स में क्या डिफरेंस है उसे हम लोग समझे, देन फिर हम लोग समझे टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, देन फिर टेक्निकल राइटिंग का फीचर क्या है अलग अलग, देन फिर हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग पढ़े, देन लास्ट में हम लोग टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या डिफिकल्टी हो सकता है ये पढ़े। ये सारा ही टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ों को लिखेंगे कॉपी और पेन लेकर, है ना? कहीं न कहीं नोटबुक पे लिखने पे चीज़ें माइंड में ज़्यादा देर रहेगी। आप इस वीडियो को देख के चले जाइएगा तो फिर समझ में तो आ ही जाएगा आपको, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं। तो एट लीस्ट आप चीज़ों को शॉर्टकट में भी 1 या 2 बार लिख के ट्राई कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो को बनाया ही गया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी टॉपिक इसमें लिया गया है वो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग देखेंगे। ठीक है, और उसमें ऑडियंस के टाइप्स को भी समझेंगे, मतलब ऑडियंस कौन-कौन से अलग-अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारा कुछ अभी तक जितना कुछ बताया गया वो सारा कुछ समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना? अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अगर उतना अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप फ्री हैं जो भी करना है।